हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल के मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स और लिमिटेशंस कराए थे। आई होप आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी। नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आएगा। आज हम बात करने वाले हैं कि एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को कैसे चेक किया जाता है। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी है ट्रेडिशनल मेथड्स की, यानी पुराने तरीके, और मॉडर्न मेथड का मतलब आज के ज़माने के हिसाब से कौन से तरीके हैं जिनसे हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकते हैं। बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ट्रेडिशनल मेथड्स हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि इतने सारे मेथड्स कैसे याद करें। तो सिंपल सा फंडा है कि जो मेथड आपको देखने में बहुत सिंपल लग रहे हैं ना, जिनके नेम आपको सिंपल लग रहे हैं, वो सारे ट्रेडिशनल है, और जिनके नेम आपको हाई फाई और काफ़ी लेंदी नज़र आ रहे हैं, वो सारे आपके मॉडर्न मेथड हैं। अब हम इनके मीनिंग की बात करते हैं। तो पहला है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल तो सबको पता है ना, जो चीज़ गुप्त रखी जाती है, सीक्रेटली कोई चीज़ बनाना, उसे कॉन्फिडेंशियल कहते हैं। तो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट क्या होगी कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय का बॉस है वो एम्प्लॉय को ऑब्जर्व करता है और अपनी समझ के हिसाब से उसकी एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनाता है, और ये रिपोर्ट उसके जो एम्प्लॉय है उसके साथ बिल्कुल शेयर नहीं की जाती, उसको बिल्कुल भी फीडबैक नहीं दिया जाता। सिंपली हम उसे अप्रेज करते हैं कि उसने कैसा काम किया, उसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं और टॉप लेवल तक पहुंचा देते हैं। तो बेसिकली ये वाला मेथड जो है सबसे बेकार मेथड माना जाता है, क्योंकि इसमें एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी है बुरी है इसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं चलता, तो वो इम्प्रूव कैसे करेगा, है ना। अब इसको उससे गुप्त रखा जाता है, इसीलिए इसे कॉन्फिडेंशियल कहा गया है। सेकेंड मेथड है ग्राफिक स्केल्स। ग्राफिक स्केल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरीके से स्केल नंबर्स दे दिए जाते हैं कि एक एम्प्लॉय जो है वो किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, कि उसको हम कितने पॉइंट्स दे सकते हैं। उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक स्केल होता है और उसके जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम एम्प्लॉय को दे देते हैं उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर। थर्ड है स्ट्रेट रैंकिंग। स्ट्रेट रैंकिंग मतलब सीधे सीधे तौर पे हम उन्हें रैंक कर देते हैं कि जिस एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया है, जिसने अपने टारगेट्स टाइम पर अचीव किए हैं, उसको रैंक 1 कर देंगे। जिसकी परफॉर्मेंस उससे कम है उसे रैंक 2 देंगे, 3, 4, 5, इस तरीके से जैसे क्लासरूम में रैंकिंग होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। नेक्स्ट मेथड है पेयर्ड कंपैरिजन। पेयर्ड कंपैरिजन क्या होता है? 2 लोगों का पेयर, यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर 2 लोग सेम पोजीशन पर हैं, सेम वर्किंग आवर हैं, सेम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम उन दोनों की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं और फिर ये देखते हैं कि इन दोनों में से बेटर कौन है। जिसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी उसको हम ज़्यादा अप्रेजल देंगे और जिसकी परफॉर्मेंस कम होगी उसको कम अप्रेजल दिया जाएगा। यहाँ पर आप पेयर को कंपेयर कर रहे हो ना, इसीलिए इसको पेयर्ड कंपैरिजन कहा गया है। नेक्स्ट मेथड आता है ग्रेडिंग सिस्टम, यानी कि आप यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को ग्रेड कर देते हो कि वो किस ग्रेड का एम्प्लॉय है, वो ऑनेस्ट है या फिर वो इम्पेशेंट है, या उसमें कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन लेवल कैसा है। इस तरीके के कुछ कैटेगरीज आप बनाते हो और उन कैटेगरीज में उसको ग्रेड देते हो, जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ठीक है। और जिसको सबसे ज़्यादा ए ग्रेड मिले होते हैं उसे हम अच्छा अप्रेजल दे देते हैं। नेक्स्ट आता है चेकलिस्ट मेथड। चेकलिस्ट मेथड क्या होगा? यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस फ्रेम कर लेते हैं और उन क्वेश्चंस के आगे हम येस और नो लिख देते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं और फिर हम देख रहे हैं येस एंड नो। अगर आपको लगता है कि एम्प्लॉय पंक्चुअल है तो आप येस पर टिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि एम्प्लॉय ने टाइम पे टारगेट्स पूरे किए हैं तो आप येस पर कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि एम्प्लॉय झगड़ालू है और किसी की बात नहीं मानता, कोऑपरेट नहीं करता, तो आप ऐसे कंडीशन में लिखें कि क्या, अगर क्वेश्चन है क्या एम्प्लॉय कोऑपरेटिव है, तो आप उस पर लिखें नो, ठीक है। तो येस एंड नो के बेसिस पर। चेकलिस्ट क्या होता है कि एक लिस्ट बनी हुई है आपके पास क्वेश्चंस की और आप उस पर चेक लगाते जा रहे हैं, टिक करते जा रहे हैं कि वो एम्प्लॉय कैसा है, फिर उसके बेसिस पर आप उसका डिटेल अप्रेजल बनाते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल इंसिडेंटल मेथड। नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक क्रिटिकल इंसिडेंट क्रिएट करते हैं, यानी एक टफ सिचुएशन क्रिएट करते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि उस सिचुएशन को एम्प्लॉय ने कैसे हैंडल किया।
वहाँ पर उसने क्या डिसीजन लिया, कैसे उसने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया। तो जो इंसान बिल्कुल कूल रहकर और सही तरीके से डिसीजन ले पाता है उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्री एसे मेथड। फ्री एसे मेथड का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा ना, जब आप स्कूल में थे आपको एसे राइटिंग आता था, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो कोई एक टॉपिक होता था उस पर आप फ्रीली ऐसे लिखते रहते थे, जो दिल में आता था उसके बारे में जो कुछ आपको पता था सारा लिखते रहते थे, 2 पेज 3 पेज जितना आता है। ठीक है, जो भी आप उस टॉपिक के बारे में समझ सकते हो या सोचते हो वो आप उसमें लिखते थे। वैसे ही एम्प्लॉयर भी अपने एम्प्लॉय से रिलेटेड एक एसे लिखता है और वो फ्री है कि वो उस ऐसे में कुछ भी लिख सकता है, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ या क्या सजेशंस की रिक्वायरमेंट है वो भी लिखता है। मतलब एक कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसमें एम्प्लॉय की हर बारीकी मेंशन की जाती है। नेक्स्ट आता है ग्रुप अप्रेजल, यानी कि अगर कुछ लोगों ने ग्रुप में काम किया है तो उस पूरे के पूरे ग्रुप का अप्रेजल किया जाएगा। अगर किसी एक एम्प्लॉय की वजह से भी कोई टारगेट पूरा नहीं हुआ तो पूरे के पूरे ग्रुप को उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। ठीक है, तो ग्रुप अप्रेजल जो है वो बहुत क्रिटिकल होता है क्योंकि यहाँ दूसरों की परफॉर्मेंस भी आपको अफेक्ट कर रही है। जैसे आपने रियलिटी शोज देखे होंगे ना, डांस इंडिया डांस है या सारेगामापा, अगर यहाँ पर ग्रुप परफॉर्मेंस है, सपोज 3 लोगों का एक डांस चल रहा है, उसमें किसी एक ने भी डांस खराब कर दिया तो वो टीम बाहर हो जाती है, यानी उसकी परफॉर्मेंस की वजह से बाकी 2 का भी नुकसान हो गया, है ना। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे होता है। नेक्स्ट आएगा फील्ड रिव्यू। फील्ड क्या होता है भाई, जहां हम काम कर रहे हैं उस जगह की रिव्यू करना, यानी आपके एम्प्लॉय का जो वर्किंग प्लेस है वहां जाना और चेक करना कि वो कैसा काम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसको क्या दिक्कतें आ रही हैं या वो किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पा रहा है। ये सारी चीज़ें आप इसमें देखते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड्स बहुत ईजी थे, आई होप आपको क्लियरली समझ आ गए। अब हम बात करते हैं मॉडर्न मेथड्स की। समय बदलता है तो हमें भी बदलना पड़ता है। अब ये पुराने घिसे पिटे तरीकों से तो काम नहीं चलेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले असेसमेंट सेंटर। मोस्टली कंपनीज असेसमेंट सेंटर बनाती हैं, अपनी कंपनी में एक डिपार्टमेंट बना देते हैं जहां पर कुछ एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं और वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम मीटिंग करवाते हैं, उन्हें बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाते हैं और फिर ये देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ ने कैसा परफॉर्म किया। जैसे कि रोल प्लेइंग करवा लेंगे या क्रिटिकल इंसिडेंट सिचुएशन उन्हें देंगे कि आप इस सिचुएशन में क्या करोगे बताइए, ऐसा कुछ उनसे पूछा जाएगा। ठीक है, या फिर हम सेमिनार्स कंडक्ट करवा सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करवा सकते हैं। इस तरीके से डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं और फिर उनको उसके बेसिस पर असेस किया जाता है। इस असेसमेंट सेंटर का काम होता है एम्प्लॉय की ईच एंड एवरी डिटेल को स्टडी करना, उसको बारीकी से समझना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो अपने काम में अच्छा है तो आप उसको अच्छा अप्रेजल देंगे, नहीं, आप ये भी देखेंगे कि उसका दूसरों के साथ कोऑपरेशन कैसा है, टीम वर्क में वो कैसे काम कर पा रहा है, दूसरों के बिहेवियर को कैसे हैंडल कर रहा है या दूसरों के इमोशंस को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, तो ये उसकी होलिस्टिक जो अप्रेजल है वो होती है। सेकंड आता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, जिसे HRA भी कहा जाता है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आजकल की डेट में। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, हमने बैलेंस शीट पढ़ा है, आप सभी अगर कॉमर्स स्टूडेंट है तो डेफिनेटली बैलेंस शीट आपको पता होगी। उसमें एसेट साइड पर हम उन चीज़ों को दिखाते हैं ना जिनसे हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट्स बढ़ा सकते हैं, जिन पे हमारा पोजेशन है, जो हमारी अपनी चीज़ है ना, जिससे हमें फ़ायदा हो सकता है। तो अब हम ह्यूमन को भी एसेट की तरह ट्रीट करने लगे हैं, क्योंकि अगर आपके पास एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ होंगे तो ऑब्वियसली आपका टारगेट जल्दी पूरा होगा, वेस्टेज कम होगी, कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है, यानी आपने उसकी ट्रेनिंग पर, डेवलपमेंट पर या जो आपने इंटरव्यू लिया था उस पर जो भी आपने खर्चा किया वो खर्चा आपको कितना पड़ा और अब वो एम्प्लॉय आपको रिटर्न कितना दे रहा है ये चेक करना। एम्प्लॉय कैसे रिटर्न देगा, आपके प्रॉफिट्स को बढ़ाकर। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स में क्या होगा, आप ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग कर रहे हो कि उस पर कितना एक्सपेंस आपने किया और उससे कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो जो एम्प्लॉय आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा के देगा उसे आप अच्छा ह्यूमन रिसोर्स एसेट मानेंगे। नेक्स्ट आता है बिहेवियरल एनकॉर्ड रेटिंग स्केल, जिसे हम बार्स भी कहते हैं।
मैं आपको एक बात बता दूं, इस पॉइंट से क्वेश्चन बहुत आता है, इस पॉइंट पर आता है, और ये वाला, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और डिग्री जो आप एग्जाम्स लेते हैं उनके लिए भी। तो बार्स क्या होता है, देखिए ये जो है ना, ये कॉम्बिनेशन है दो चीज़ों का, क्रिटिकल इंसिडेंट और ग्राफिक रेटिंग का। क्रिटिकल इंसिडेंट क्या था, जहां आपको एक क्रिटिकल सिचुएशन दी जाती थी और आपसे कहा जाता था कि इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे बताइए, ठीक है, कैसे करेंगे, आप सॉल्व कीजिए इस प्रॉब्लम को। और ग्राफिक रेटिंग में क्या था, आप रेट कर रहे थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को रेटिंग करेंगे कि एक पर्टिकुलर कंडीशन में एम्प्लॉय ने कैसे बिहेव किया, कैसे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला, उसके बेसिस पर आप उन्हें रेट करेंगे, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, MBO, जो मिस्टर पीटर ड्रकर ने दिया था। यहाँ पर ड्रकर साहब का ये कहना था कि हम जब भी ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं ना, तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में काम तो हमारे एम्प्लॉयज़ को करना है। उन्हें पता है कि ग्राउंड लेवल पर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हें पता है कि एक्चुअल में क्या कंडीशन चल रही है। तो हमें कोई भी डिसीज़न लेने से पहले अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मीटिंग करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि अगर हम ये टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो बताइए कि आप क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं, आप खुद से बताइए कि आप क्या क्या काम कर सकते हो। तो हर एम्प्लॉय अपने लिए एक अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है और फिर ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बनाए हुए ऑब्जेक्टिव को वो कैसे पूरा करेगा, ठीक है। इसको करने का क्या मोटिव है, देखिए अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट ने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं और एम्प्लॉयज़ के ऊपर वो थोप दिए हैं, तो टारगेट्स पूरे ना होने पर एम्प्लॉय बहाने बना सकता है। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते समय अपने एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व किया था और ये ऑब्जेक्टिव उस एम्प्लॉय ने खुद ही अपने लिए सेट किया था, तो उसे आगे कोई बहाना नहीं मिल पाता। अगर वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियसली टॉप लेवल तो उसको ब्लेम कर देगी कि ये ऑब्जेक्टिव तो आप ही ने बनाया था, फिर ये पूरा क्यों नहीं हुआ। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में क्या होगा कि आप लोगों को मैनेज कर रहे हो उनके ऑब्जेक्टिव्स के ज़रिए। हर एम्प्लॉय अपने हिसाब से अपना ऑब्जेक्टिव बनाता है और फिर उसे वो अचीव करता है। तो जितने एम्प्लॉयज़ अच्छे से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेंगे, उनको हम उतना ज़्यादा अप्रेजल देंगे। नेक्स्ट आता है 90 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा, ये बेसिकली मैं आपको बता दूँ, कॉन्फिडेंशियल के जैसा ही है, ठीक है, लगभग। यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक ही एंगल है, यानी सिर्फ एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई से रिलेटेड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बनाता है, अप्रेजल करता है। इसमें एम्प्लॉय को किसी तरह का फीडबैक नहीं दिया जाता, ठीक है। एम्प्लॉय के पास सेल्फ इवैल्यूएशन करने का कोई चांस ही नहीं होता, क्योंकि सारा काम एम्प्लॉयर खुद ही कर रहा है। 180 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या हो जाएगा, अब यहाँ दो लोग आ जाएंगे। एक तो वही एम्प्लॉयर उसको असेस कर रहा है, साथ ही साथ वो एम्प्लॉय खुद को असेस करेगा कि मैंने कितना परफॉर्मेंस दिया है, मेरे अंदर कहाँ कमी रह गई और मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। तो दोनों मिलकर, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिलकर परफॉर्मेंस की अप्रेजल करते हैं, दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आपने किया, परफॉर्म क्या क्या किया और कहाँ कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है। यहाँ पर एम्प्लॉय को प्रॉपर फीडबैक मिल जाता है। नेक्स्ट आता है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ दो लोगों से ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। 360 डिग्री देखा है ना, सर्कल होता है, ठीक है। तो सर्कल में क्या होता है, ये सारा का सारा एरिया कवर हो रहा है, वैसे ही 360 डिग्री में भी ये सारा का सारा एरिया कवर होगा। अब सारा का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी कि हर इंसान जो आपके एम्प्लॉय से जुड़ा हुआ है, आप उन सभी से फीडबैक लेते हो और ये जानने की कोशिश करते हो कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी है। यहाँ पर एम्प्लॉय अपने बारे में खुद बताएगा कि मैंने क्या क्या परफॉर्म किया है, फिर एम्प्लॉयर अपनी रिपोर्ट बनाएगा कि एम्प्लॉयर ने क्या ऑब्जर्व किया है एम्प्लॉय के बारे में, फिर एम्प्लॉय के जो पीयर ग्रुप है, यानी उसके साथ काम करने वाले कलीग्स हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, उनसे बातचीत की जाएगी और पूछा जाएगा कि आप क्या सोचते हो इस एम्प्लॉय के बारे में कि ये कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, इसमें कोई कमी है वो बताइए, इसमें अच्छाइयाँ हैं तो वो बताइए। साथ ही साथ उसके क्लाइंट्स से भी बात की जाती है और क्लाइंट से भी उसके बारे में फीडबैक लिया जाता है।
तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी लोगों को इन्वॉल्व किया गया है, पीयर ग्रुप, फ्रेंड्स, रिलेटिव नहीं, आपके कस्टमर्स, ठीक है, आपके फील्ड एरिया पे जिन लोगों के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उन सबसे आपकी बातचीत की जाएगी, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय सभी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है 720 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब ये 720 क्या है, 360 का डबल, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं हम, 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल को 2 बार परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इसको 720 कहा गया, क्योंकि ये इसका डबल हो गया। पहले हम क्या करेंगे, इसमें सभी लोगों से एम्प्लॉय के बारे में जानकारी लेंगे, वैसे ही जैसे एम्प्लॉयर से पूछा, एम्प्लॉयर ने बताया, एम्प्लॉय ने बताया, उसके पीयर ग्रुप, क्लाइंट, ठीक है, उसके जो फील्ड पे कलीग्स हैं उनसे पूछा, हर इंसान से पूछा उसके बारे में, फिर एक रिपोर्ट बना दी। फिर उस रिपोर्ट के बेसिस पर हम अपने एम्प्लॉय को बताते हैं कि भाई तुम्हारे बारे में ये नेगेटिव चीज़ें हमें पता लगी हैं, इनको इम्प्रूव करो, ठीक है। आप अपनी परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव कर सकते हो, आपको गाइडेंस दिया जाता है, आपको डायरेक्शंस बताई जाती हैं। उसके बाद फिर एम्प्लॉय डायरेक्शंस और गाइडेंस के अकॉर्डिंग काम करता है, दोबारा से फिर से उसका अप्रेजल किया जाता है और ये देखा जाता है कि जो जो चीज़ें उसे बताई गई थी उसने वो सीखी या नहीं, उसने वो अप्लाई किया या नहीं, और उन चीज़ों को अप्लाई करने के बाद उसकी परफॉर्मेंस कितनी बढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक बार परफॉर्मेंस किया, फीडबैक दिया, दोबारा से परफॉर्मेंस करवा के आपने एक और बार उसकी रिपोर्ट तैयार की, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल अप्रेजल, यानी कि दिमागी तौर पे आपका एम्प्लॉय कैसा है। अब आप यहाँ क्या करेंगे, ये थोड़ी ना कि आप उसके दिमाग में घुस जाएंगे, है ना, लेंस लेके कि चेक करो आपका दिमाग कैसा है, नहीं नहीं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो इमोशनली कितना स्टेबल है, वो एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे बिहेव करता है, टीम वर्क में कैसे काम करता है, ठीक है। अब पेशेंस तो जल्दी लूज नहीं कर देता, ऐसा तो नहीं कि बहुत गुस्सा करता है, ठीक है। तो किस तरीके का उसकी साइकोलॉजी है वो डिसाइड करते हैं, वो समझते हैं और उसके बेसिस पर अप्रेजल करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज कंप्यूटराइज्ड बेस्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत ही नहीं होती, कंप्यूटर खुद ही परफॉर्मेंस को अप्रेज करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सभी मेथड्स समझ आ गए हैं। तो अगर फिर भी कोई डाउट रह गया कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।